अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज का हमारा मौजू है टैक्स साइकिल। हमारे रिपोर्टर अजीम शहजाद ने फैसलाबाद से रिपोर्ट तैयार की, आइए देखते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहलाने वाला फैसलाबाद मुल्की बरामदात में फैसलाबाद की टेक्सटाइल मसनूआत का 70% के करीब हिस्सा है। यहाँ की सनतों से न सिर्फ मकामी बल्कि मुख्तलिफ इजला के कई लाख मजदूर रोजगार हासिल किए हुए हैं। अकामे बाला से खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, चूँकि उनका विजन ये था कि आसानी पैदा की जाएगी टैक्स पेयर के लिए, ताकि गवर्नमेंट के अंदर टैक्सेस की जो हमारी कलेक्शन है वो बढ़ सके, डायरेक्ट टैक्सेस की। गरीब आदमी तो मरता ही जा रहा है। तेल 74 रुपये था, फिर 100 रुपया हो गया, चीनी का 80-85 रुपये रेट है, कोई हाथ नहीं लगाने देता। चीज इतनी महंगी हो गई, गरीब आदमी किधर जाए, खुदकशी कर ले। हुकूमत भी इस सनती शहर से अरबों रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करती है, मगर गंभीर मसाइल में घिरे हुए सनतकार और ताजर तब्दीली का नारा लेकर आने वाली मौजूदा हुकूमत से नाला हैं। कहते हैं वादे नारे, गुज़श्ता 2 सालों में इनके सिवा कुछ नहीं मिला। हम कोई भी चीज़ बाजार से खरीदना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उसका पहले ही टैक्स काट लेती है, लेकिन जो बजट बोला गया उसमें भी आवाम को कोई रिलीज नहीं दिया गया। हुकूमत को चाहिए जो टैक्स लगाए हैं जो माफ कर दे, जो छोड़ दे। गरीब आदमी तो आगे फंसा हुआ है, परेशानी हो रही है। FBR की जानब से टैक्स देने वालों के साथ जो सलूक किया जाता है, कोई बंदा नया टैक्स देने को तैयार नहीं। हुकूमत को चाहिए कि आसानी पैदा करें ताकि टैक्स कलेक्शन बढ़ सके। नवाज शरीफ के दौर में हमारा कारोबार बहुत अच्छा था, हम टैक्स पे भी करते थे और हर चीज सही थी हमारी, लेकिन इस गवर्नमेंट ने हमारा सत्यानाश कर दिया। सेल टैक्स का मसला जो था उसको भी आसान सहल बनाने के लिए कुछ इकदाम किए जाएंगे, लेकिन इंतहाई मायूसी की बात है कि हमारे लिए कुछ भी इस बजट में ना सूबाई गवर्नमेंट ने अपने बजट में दिया, ना वफाकी गवर्नमेंट ने। पुराने टैक्सों में इजाफा और नए टैक्सों की भरमार, कभी खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड की शर्त, इस तमाम सूरत हाल ने इन्हें फाके दिखा दिए हैं। रही सही कसर बिजली और पेट्रोल की कीमतों ने पूरा कर दी है। PTI की तब्दीली के नारों और वादों की बदौलत हर कोई खुश था कि अब हकीकी तब्दीली आएगी, माशी सरगर्मियाँ बेहतर होंगी, मगर अब तक की हुकूमती कारकर्दगी ने हर एक को मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। प्रोग्राम टैक्स और आपके साथ अजीम शहजाद, आज न्यूज़, फैसलाबाद। आज का हमारा मौजू है टैक्स साइकिल, और ये बड़ा अहम है एक शहरी के लिए, एक सूबे के लिए और एक शहर के लिए, क्योंकि जब टैक्स दिया जाता है तो वो टैक्स कैसे वापस आता है ये मैं बताता चलूँ कि टैक्स देने से और टैक्स वापस आने तक जो है ये साइकिल जब तक वापस नहीं आता ये कंप्लीट नहीं होती। अगर हम देखें तो कराची जो कि बिज़नेस हब है और पाकिस्तान के एक्सचेकर में 70% टैक्स का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, लेकिन इस शहर को इतना टैक्स देने के बाद भी एलानिया और गैलानिया लोड शेडिंग का सामना है। यहाँ पे तालीम और सेहत ना होने के बराबर है, लोगों को पानी के वसाइल नहीं हैं, यहाँ पे लोग जो हैं सफरी सहूलत महरूम हैं, और ये जो शहर है ये कचरे के ढेर की वजह से मान पड़ गई है इसकी असल शक्ल जो है, लेकिन हुकूमत को एहसास नहीं हो रहा। कराची का टैक्स जो दिया जा रहा है वो उसको वापस नहीं मिल रहा। ये एक सवालिया निशान है वफाकी हुकूमत पे भी, सूबाई हुकूमत में भी, इसलिए कि 18 अमेंडमेंट के बाद जो टैक्स सूबे को दिया जा रहा है, सूबे उसके ज़िम्मेदार हैं कि वो वापस लोगों के पास आए, और वफाक भी ज़िम्मेदार है जो वफाक टैक्स ले रहा है कराची से कि कराची पे वो जो टैक्स कलेक्ट किया जाए कराची के बासियों पे वो लगे, और ये नज़र नहीं आ रहा। और ये नज़र ना आना टैक्स निज़ाम को कमज़ोर कर रहा है, क्योंकि ये मैसेज दे रहा है शहरियों को, दूसरे शहरों को कि आप टैक्स देंगे, और आप टैक्स देंगे तो आपको वो टैक्स वापस नहीं मिलेगा, और ये उनको इस बात पे बावर करा रहा है कि टैक्स देने का कोई फ़ायदा नहीं है। और एक जो सवाल है वो हमारी टैक्स निज़ाम को दीमक की तरह चाट रहा है, वो सवाल ये है कि मैंने टैक्स दिया तो मुझे मिला क्या, और इसी वजह से टैक्स साइकिल कंप्लीट ना होने की वजह से हमारा टैक्स निज़ाम बतदरीज जो है कमज़ोर होता जा रहा है। हमें ब्रेक लेना है, यहाँ ब्रेक से वापस आते हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन किया है जनाब शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने, जो इकोनॉमिस्ट हैं, और अरशद असलम साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। अपने मेहमानों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। शाहिद साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आपकी आवाज़ आ रही है। वालेकुम अस्सलाम।
सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला इस रात के पहर में, बारिश में, लाइटें भी नहीं है शहर में, लेकिन उसके बावजूद आखिर हम चाहते क्या हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपके आर्टिकल के बाद बड़ा गूंज रहा है कि हम चाहते क्या हैं, तो आप जरा हमारे नाज़रीन को बताएं कि आखिर हुकूमत चाहती क्या है। बहुत शुक्रिया। मैं तो ये समझता हूँ कि हुकूमत ये चाहती है कि ताकतवर तबके जो हैं उनकी सपोर्ट हुकूमत को हासिल रहे और IMF से और आलमी मालियाती इदारों से कर्जे मिलते रहें ताकि उनका वक्त गुजर जाए। हालांकि हुकूमत को भी पता है कि जब ये हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होगी तो मईशत की शरह नमू सुस्त होगी, पाकिस्तान कर्जों के बोझ में डूबा हुआ होगा, तालीम और सेहत की मद में रकूम कम मुख्तस की जा रही होंगी, बजट खसारा बहुत ज़्यादा होगा, जो है इसी तरीके से बरामदात नहीं बढ़ रही होंगी। तो जो लेकिन मैं ये सुन रहा था आपके जो इब्तदाई कलमात थे, मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर जो है हम चाहते क्या हैं, इसका मसला मुझे जो परेशानी है वो ये है कि हुकूमत को ये एहसास अगर है तो उनके अमाल में क्यों नज़र नहीं आ रहा कि इस मसले का ताल्लुक पाकिस्तान की मईशत से है, इस मसले का ताल्लुक पाकिस्तान की अवाम की फलाह महबूद से है और इस मसले का ताल्लुक पाकिस्तान की सलामती से है। सबसे बढ़ के उसको भी हमने खतरात में डाल दिया है। और ये जो मसला आपने उठाया है, एक तो ये बहुत अहम है क्योंकि लोग ये सवाल करते हैं कि जी हम जो टैक्सेस दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं, पेट्रोलियम लेवी बढ़ता चला जा रहा है, बिजली और गैस के नर्ख बढ़ रहे हैं, 450 अरब रुपए आपने पेट्रोलियम लेवी की हद में रख लिया और आप जो है वो पेट्रोल का जो सिस्टम बनाया है, अगर मैं आपसे सिर्फ एक जुमले में ये बता दूं कि 2008 में जो है हमारा $1 68 रुपए का था, तो जब आप $100 का इंपोर्ट करते थे तो 6,800 रुपए पर। लेकिन मुझे सिर्फ आप अपने तजुर्बे से ये बताएं कि लोग हुकूमत इस पे बात क्यों नहीं करना चाहती। देखें, हुकूमत कमीशन पे बात करती है, GIT पे बात करती है, लेकिन जब मसला जो एक नजर आ रहा है सामने और नजर आ रहा है कि ये मईशत का मसला है, इससे मुल्क की सर्वाइवल का मसला है, लेकिन वो बात नहीं करना चाहते, कोई पॉलिसी वजह नहीं करना चाहते, ये क्यों है? और ये इस हुकूमत की नहीं, ये पिछली हुकूमतों की भी यही रविश थी। देखिए, आपने बड़ी बिल्कुल सही बात की है, कई दिहाइयों से यही तमाशा हो रहा है और उसका अगर आप मुझसे ऑनेस्ट जवाब चाहें जी बिल्कुल, तो हुकूमत को ये पता है कि ये वो करना भी चाहें तो नहीं कर सकते, फिर उनका इख्तियार नहीं रहेगा। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। हमारे जो अगर इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, मुजरा हैं, वो चीजें समझते हैं। ये कहना कि उनको अंदाजा नहीं है या प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं है। जब लोग ये कहते हैं खुल के ताकतवर तबके कि जी आप हमारे कर्जों में हमें बरात दे दें, हमें कर्जे माफ कर दें, हमें टैक्स एमनेस्टी दे दें। आप इस साल का मैं आपने भी देखा होगा कि जो हमारा 1400 अरब रुपए की तो टैक्स एग्जेम्पशन हुकूमत ने दी है, जबकि 2018 में 500 रुपए की दी है। 2 वर्षों में 2300 अरब रुपए का आपका बजट जो है टैक्सों की वसूली हदफ से कम रही। 1600 अरब रुपए आपने जो है वो तालीम की मद में कम कर दिया, सेहत की मद में 1800 अरब रुपए आपने तरक्याती अखराजात में कम कर दिया, 2200 अरब रुपए जो है सर्कुलर डेट है जो हम 2029 तक करने जा रहे हैं, पब्लिक सेक्टर के 2100 अरब हैं। तो क्या हुकूमत को ये नहीं पता कि जो कुछ वो कर रहे हैं, जो आदाफ रख रहे हैं, उससे मईशत कैसे ठीक हो सकती है, उसमें रोजगार कैसे मिल सकते हैं? बिल्कुल सही। मैं शायद साहब आपकी तरफ आता हूं, मुझे अरशद इस्लाम साहब ने ज्वाइन किया, सीएम वाइस प्रेसिडेंट कराची। इनसे बात करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी इसके सूरत हाल में कैसे देख रही है कि वो किस तरह हुकूमत को असिस्ट कर रही है या हुकूमत को अपने सजेशन दे रही है कि किस तरह इस चैलेंज से निकला जाए। अरशद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी हुकूमत आज तक आई है और अब इस वक्त भी है, जब तक वो पाकिस्तान को ओन नहीं करेंगे, जब तक पाकिस्तान के लोगों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बिजनेस कम्युनिटी को उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे और उनके साथ बैठ के जो है स्टेक होल्डर्स को जो है ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, तो ये मसला हल नहीं होगा। जिस मुल्क में जो है इम्पोर्ट के ऊपर आपके जो इनकम टैक्स पहले वसूल कर लेते हैं, सेल से पहले सेल टैक्स वसूल कर लेते हैं और वो सिर्फ ये समझते हैं कि जी कि हमने इनको कोई पे बैक नहीं करना है। जैसे अभी ये जिक्र हो रहा था कि जी IMF और वर्ल्ड बैंक, वो तो ये समझते हैं कि जी की चीजें उनके पास रखते जाओ और अपने जो दिन रात है वो फर्स्ट क्लास गुजारें। लोगों के साथ जो तकलीफें हैं इस वक्त, जो बिजली, पानी, गैस। अच्छा, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये दुनिया भर में कानून है, कहीं इंपोर्ट करेंगे तो टैक्स लगेगा, कहीं कम लगेगा, कहीं ज्यादा लगेगा, कहीं सेल टैक्स लगेगा, कहीं ज्यादा लगेगा, कम। ये दुनिया भर में कानून है। देखिए, टैक्स लेना तो एक हुकूमत की जिम्मेदारी है। बात ये हो रही है कि जहां भी यहाँ पे सप्लाई चेन को अनर्थ करने की बात होती है, वहां बिजनेस कम्युनिटी जो है खड़ी हो जाती है। ये क्यों ऐसा सूरत हाल है पाकिस्तान में?
देखिए बात यह है कि जब ये बात ये हो रही है कि जब आप टैक्स देते हैं, अगर मैं टैक्स देता हूँ और मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, और अगर मुझे अपने पैसे दे के हॉस्पिटल भी इलाज कराना है, पानी खरीदना है, गैस खरीदनी है, बिजली के लिए जनरेटर्स खरीदने हैं, तो आपकी तमाम लूज होता चला जाता है ना। और जिस मुल्क में 10 से 12 लाख आदमी टैक्स पेयर और 25 करोड़ अवाम खाने वाली हो, तो उस मुल्क में कैसे चलेगा। और फिर आप नए टैक्स पेयर्स को ढूंढने की बजाय आप सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो टैक्स नेटवर्क में आ गया उसी को नोटिस इशू करें, उनको शोकास नोटिस इशू करें, उनके गिर्द जो है उसको नट जो है गर्दन में उसको टाइट करते चले जाए। ये ऐसे नहीं होगा। जो नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बात ये कि अभी आपने देखा एक पूरा 8 महीने की एपिसोड थी जहां पे ट्रेडर्स की पूरी कहानी चली और वो कहानी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट डाउन होते 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 वो खत्म हो गई, अब स्टैंड स्टिल की पोजीशन पे आ गई है। और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे कयामत आ गई है, लोग कारोबार बंद कर रहे थे, लोग कारोबार नहीं करना चाह रहे थे। ये जो मेंटल साइकी है ये क्यों है हमारे बिजनेस कि हम टैक्स नहीं देंगे? ये कैसी, मतलब आप टैक्स दे के भी तो कारोबार कर सकते हैं। नहीं, टैक्स तो देना चाहते हैं, लेकिन जो जायज तरीके का टैक्स है, और उसमें आप नेटवर्क में, जैसे मैंने कि 10 लाख आदमी जो है 25 करोड़ को तो नहीं पाल सकता ना। बिल्कुल सही है। आप उसके नेटवर्क को इंक्रीज करें। आप अगर 70% रेवेन्यू कराची जनरेट करता है तो आप उसको उसके रिवर्स में क्या दे रहे हैं? आप तो उनको डिस्करेज कर रहे हैं, ज़हनी तौर पे उनको महसूस कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि कराची को क्या दे रहे हैं। ये तो एक मैंने भी अपने इस प्रोग्राम में इसको सवाल उठाया है, इसलिए कि ये तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। लेकिन ओवरऑल देखें कि हम आपकी बात बिल्कुल बजाय कि आप 25 लाख टैक्स फाइलर्स हैं और इतनी बड़ी आवाम का हुजूम है और उनको आपको सर्व करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दूसरी ट्रेड बॉडीज, उनकी जो सपोर्ट है, उनके जो मेंबरान है, आया ये भी देखना है कि वो पूरी तरह रजिस्टर्ड है बिहार से या नहीं है। सर कराची के शहर की बात करता हूँ, सब रजिस्टर्ड हैं। और इसलिए कि जैसे कि डायरेक्टर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में है कि मेंबर ही वो बन सकता है किसी भी एसोसिएशन का या चैम्बर का जो एनटीएन होल्डर जिसकी लास्ट रिटर्न फाइल हुई है उसका रिन्यूअल होता है। ठीक है, अक्षय भाई मैं आपको वापस आता हूं, मैं समझ गया आपकी बात, मैं आपको वापस आता हूं। मुझे जरा शाहिद साहब से एक दो सवाल। शाहिद साहब, आप बजट से पहले भी हमारी बात हुई, तो आपको इस बजट में पीटीआई का मैनिफेस्टो नजर आया? देखिए, पीटीआई का तो मुझे मेरे ख्याल से उससे तो तकरीबन 100% इनहराफ है, लेकिन आईएमएफ का और कोरोना का बजट में इसको कह सकता हूँ जिसमें ताकतवर तबकों को बेतहाशा मराद दी गई। और ये बजट जो है मफरूजों पर मबनी है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। मैं आपसे अर्ज कर दूं, इसलिए कि आपने भी स्टडी किया है, इसमें ये कहते हैं कि सूबे 242 अरब रुपए का आपको फाजिल बजट देंगे। अब 3 सूबों ने तो नहीं दिया, तो मैंने उसका इम्पैक्ट निकाला है, 220 अरब रुपए का टीका लगेगा, यानी 200 नहीं आएंगे, उल्टा लगेगा। इसलिए कि जब अगर सिंध जो है वो ये कहता है कि मैं अपना 57 अरब का सरप्लस देने के बजाय 18 अरब का नेगेटिव देता है, तो 75 अरब का टीका लग गया, तो 242 अरब रुपए तो 220 अरब रुपए तो ये उल्टे हो गए। मगर जो आपको और मुझे सोचनी है कि अगर आप ग्रॉस रेवेन्यूज जो है तमाम पाकिस्तान के वो निकाल लें और सूबों का हिस्सा निकाल दें, तो हमारे पास बचते हैं 2600 अरब रुपया, और दफा और सूद में जो है वो 4200 अरब है। अब कई मसले हैं इसमें, जिस पर अभी मैं आपके रिप्रेजेंटेटिव की बात सुना था चैम्बर की, मेरे उसमें कुछ और भी है। फर्स्ट कीजिए एग्रीकल्चर है, वो आपको पता है पूरे पाकिस्तान में 2 अरब भी नहीं टैक्स दे रहा, और कई साल पहले इससे शायद ज्यादा था, तो वो तो टैक्स नहीं दे रहे। लेकिन शायद इसकी वजह यह कि सूबों के पास चला गया और डिस्टॉर्शन हो गई है पूरी। सूबों के पास गया, मगर सूबे भी तो अब पंजाब में इन्हीं की हुकूमत है, बलूचिस्तान में इन्हीं की हुकूमत है, केपी में इन्हीं की हुकूमत है, ले लें वहां पर भी, नहीं ले रहे हैं। सूबे में कुछ भी हो, देखिए बजट खसारा तो सबके मिलके बनता है, वो नहीं ले रहे हैं, वफाक भी नहीं ले रहा है। अगर आपने देखा कि जब एमनेस्टी आई तो कितनी एमनेस्टी हमें चाहिए, मुझे पता है कि अभी कुछ नुमाइंदों ने, ताजरों ने ये कहा हमें एक और एमनेस्टी चाहिए, अभी कहा है। सवाल यह है कि 14 एमनेस्टी इस मुल्क में आ गई, उसके बाद काला धन पैदा होता रहता है। आप एमनेस्टी मांगते हैं, एनआईसी देने के लिए आप तैयार नहीं है। हम जो टैक्स दे रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। आप ये देखिए कि ताजिर बिरादरी जो है, ट्रांसपोर्ट बिरादरी जो है, वो कितने टैक्सेस दे रहे हैं, प्रोफेशनल्स कितने दे रहे हैं। ये मैं मानता हूँ कि आवाम के ऊपर जीएसटी का बोझ है। हमारा मसला ये है कि आप जब कोई भी कंसेशन हुकूमत ये जरूर बताएं कि जी हुकूमत आपको कहां से दे, क्योंकि टैक्स आप दे नहीं रहे हैं, कॉर्पोरेट इदारे नहीं दे रहे, हुकूमत के ऊपर दबाव आ जाता है। आप क्या समझते हैं शाहिद साहब, ये जो सूरत हाल है, हमने वो दौर भी देखा है 2001 से लेकर 2005 तक का, जहां सारे रेवेन्यू टैक्सेस अपवर्ड जा रहे थे, सारी कलेक्शन हो रही थी, नंबर ऑफ फाइलर्स भी बढ़ रहे थे, तो उस वक्त ऐसा क्या किया गया था जिसकी वजह से ये सूरत हाल आ गई थी? देखिए, मैं अब आप उस बात फिर कहीं से कहीं चली जाएगी।
जब आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट निकालेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि विंडो ड्रेसिंग का ये हाल था कि मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, $7,800 मिलियन का एक्सपोर्ट में इजाफा दिखाया गया। अच्छा। और स्टेट बैंक रिपोर्ट ये कहती है कि 5,500 मिलियन जाली था, ओवर इनवॉइसिंग थी। अच्छा। 465 अरब रुपए आपने उनको जो है वो कंसेशन दे दिए थे। आप जो है ड्रामा क्या कर रहे थे कि बाहर से चीजें मंगाएं, उनको असेंबली करें और उनको जोड़ें और उसको आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में दिखा दें। उसके बाद $7 अरब के आपने निचकारी कर दी। वो एक अलग खेल था। अगर वो खेल नहीं होता तो 2007 में हमारी मईशत क्राइसिस में आ चुकी थी। आपको 2005 में हम गोल्डन एरा कह रहे थे। मैं तो आज भी कहता हूं कि 2080 के बाद से आज तक हम बांग्लादेश से पीछे रहे हैं और पिछले 2 वर्षों में तो बहुत पीछे चले गए। हम श्रीलंका से भी पीछे हैं। टैक्स जीडीपी भी हमारा गिरा है। अगर टैक्स जीडीपी कभी ज्यादा था तो वो था 95-96 में, उस दौर में नहीं था। शाहिद साहब, मैं आपके वापस आता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। मैं पहले जरा यहाँ पे हमारे कराची चैम्बर के रिप्रेजेंटेटिव असलम इस्लाम साहब, इनसे बात करते हैं। असलम साहब, क्या आपके ख्याल में क्या रेट हाई होना टैक्स पेयर मतलब फाइलर्स की तादाद में बढ़ने में रुकावट है या कोई और वजह है? सर, इसमें जो सबसे बड़ी वजह ये है कि जो इस टैक्स नेटवर्क में आ जाता है उसके साथ जो बिहेवियर है उसको फ्रेंडली बिहेवियर नहीं रहता। उसके बाद जब आप टैक्स फाइल कर देते हैं 6 महीने बाद आपको जो है वो ऑडिट के नोटिस आ जाते हैं। उसके बाद फिर वो जाहिर है कि जो रास्ता खुलता है और वो सेटलमेंट होती है, उसमें गवर्नमेंट को तो कुछ नहीं मिलता। हर शख्स जो है जब उसकी रिटर्न अगर वो दे रहा है उसको एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करें, जो नहीं दे रहा उसको तो ये तो आज से पहले तो इस बजट से पहले तो ये था, लेकिन इन बजट में उन्होंने चेंज कर दिया और अभी उन्होंने 2014 के लिए भी 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है। तो चैम्बर का क्या स्टांस है इस पे? चैम्बर तो ये कहती है कि जी की बात ये है कि जो सबसे पहले जो नोटिस को जो है वो जो इशू किए हैं वो विड्रॉ करें और उससे जो है एक इत्मीनान बहाल करें, अपने कॉन्फिडेंस बिजनेस कम्युनिटी में लाएं कि ठीक है जी कि जो आप फाइल कर रहे हैं उसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इन हालात में जहाँ के आप लॉकडाउन में था और आपके 2.5 से 3 महीने बल्कि ओवर 4 मंथ आपका कारोबार जो है स्टकअप था, उसके अंदर वो सिर्फ कर्जे दे देना कि जी कि आप स्टेट बैंक से कर्जे ले लें, ला ले लें। आप लोगों को क्यों उस इंटरेस्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं? आप उनको दूसरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें और उनको रिटर्न्स के अंदर जो है वो बेनिफिट्स दें ताकि लोग इसमें वापस जो है और भी लोग शामिल हों। रेट जो टैक्स का है ये आपके ख्याल में वजह है फाइलर्स का ना बढ़ने की? जाहिर है, इसलिए कि एक ऑफ टैक्स का है और दूसरा जो है वो जो लोग खौफ खाते हैं कि जी कि ये नोटिस आ जाएगा उनको। सही है, तो ये वजह है मतलब इसलिए कि गवर्नमेंट जो है अपनी किसी कमिटमेंट पे कायम नहीं रहती। ठीक है, क्या सबसे बड़ा लॉस मतलब क्या कमिटमेंट इस बजट में, क्या ऐसी कमिटमेंट थी जो फुलफिल नहीं की? कोई स्पेसिफिक है? अभी तो बजट तो लागू हुआ ही नहीं है ना। अभी तो इन्होंने तो अभी तक तो बजट तो अब जब रिटर्न्स अब 30 सितंबर है इसमें रिटर्न्स फाइल करेंगे। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं ये जो कोरोना की वजह से 5 महीने गए हैं तो ये तो मेरे ख्याल में जो रिटर्न्स की डिस्क्लोजर है उसमें डिक्लाइन तो बहुत बड़ा सीवियर होगा। नहीं होगा, जरूर होगा जी। तो ये तो केसेस फ्रीड के लिए भी खुलेंगे, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इस साल को ऑडिट से एग्जिम्पशन मिलनी चाहिए टैक्स पेयर को? बिल्कुल मिलनी चाहिए, बल्कि ये पूरा 1 साल बल्कि अगले साल भी मिलनी चाहिए। चैम्बर स्टैंड नहीं लेता, मतलब देखिए किसी भी पॉइंट पे स्टैंड नहीं लेता चैम्बर, बड़ा सॉफ्ट बयान देता है, इसकी वजह क्या है? मतलब जी स्टैंड लेता है और जब आपने हमारे सिराज एक दफा चेयरमैन सिराज साहब तो बात करते हैं, लेकिन जो आपकी करंट बॉडी होती है जब आप चेयरमैन आ जाता है तो आप लोग उसके साथ बैठ के सारी चीजें डिस्कस करते हैं और फिर बात खत्म हो जाती है। लेकिन आप ये देखें ना, 6 महीने का उन्होंने 2014 का एक्सटेंशन किया, इस पे चैम्बर को बड़ा सीरियस स्टैंड लेना चाहिए था, क्योंकि 2014 का मतलब 6 साल आपने कोई असेसमेंट नहीं किया, आप उसको 6 महीने और दे रहे हैं ऑफिसर को असेसमेंट करने के लिए, तो क्या ये स्टैंड नहीं बनता चैम्बर का कि ये जो है हैरेसमेंट में आएगा? चैम्बर भरपूर स्टैंड ले रही है। देखिए बात यह है कि डायलॉग्स के साथ आप बात कर सकते हैं, उनको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। उसको जब बैठते हैं तो हर बात में वो हमारे साथ एग्री करते हैं। सिराज साहब के साथ मीटिंग में बैठते हैं, हमारे प्रेसिडेंट के साथ बैठते हैं, उस चीज में एग्री करते हैं। जाने के बाद वो उसके ऊपर क्या एक्शन होता है वो तो किसी को पता ही नहीं होता। ठीक है, मैं वापस आता हूँ, आपसे बात करता हूँ। शाहिद साहब, आपसे मैं बात कर रहा था कि अब देखें ये सूरत-ए-हाल जो हम बात कर रहे हैं तो हम बार बार बात करते हैं। अब आप मेरे ख्याल में अगर हम कोई बात कर लेंगे हुकूमत को आज इस क्या आगे जाने के लिए क्या करना चाहिए?
हम वो बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन करें, हम मतलब सारी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के कान पे जू नहीं रेंग रही। मैम देखिए, हुकूमत के कान में तो जू अभी भी नहीं रेंगेगी, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कुछ फैक्ट, 2-3 बातें बता रहा हूँ सिर्फ। अगर जो आज पॉलिसियां हैं, जो माजी में पॉलिसियां थी, तो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि 2075 तक हमारी फीकस आमदनी नहीं बढ़ेगी, हमारा ग्रोथ रेट कम रहेगा, हमारा तालीम और सेहत में अखराजात बहुत कम रहेंगे, और हम इसी तरह से गरीब मुल्कों की फहरिस्त में रहेंगे। ये बात समझ लेनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि हमारा मसला ये है कि 5 आदमी हैं, 3 रोटियां हैं, हम 3 रोटी को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, हर किस्म का बहाना बना रहे हैं। आप जो भी तरीका कर लें, अगर रोटियों की तादाद 3 से नहीं बढ़ती तो मसले का हल नहीं होगा। अभी आप डिस्कशन कर रहे थे, मेरी राय कुछ और है। क्या चैम्बर ये स्टैंड ले सकता है कि जनाब पिछली टैक्स एमनेस्टी जब आई थी, नवाज शरीफ लाए थे, तो उन्होंने कहा था जो उससे फायदा नहीं उठाएगा उनकी नस्लें रोएंगी। उसके बाद हमने एक और एमनेस्टी दे दी, उसमें कहा गया था हम उनके असासे जब्त कर लेंगे, उनसे टैक्स ले लेंगे। अब वो सेनेटर साहब कहते हैं पीटीआई के, जी हम वो चोरों से जिन्होंने एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया अगर टैक्स मांगते हैं तो हमारे ऊपर दबाव आ जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि हम एमनेस्टी को जो है रिवर्ट कर देंगे हम। नहीं, मैं तो कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जिन लोगों ने उससे फायदा नहीं उठाया, क्या चैम्बर ये मुतालबा करने के लिए तैयार है कि जो तफसीलात हुकूमत के पास हैं, एफबीआर का उसमें कोई रोल नहीं है। अगर प्रॉपर्टीज की डिटेल हुकूमत के पास है, नेशनल सेविंग्स की डिटेल हमारे पास है, तो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में शहजाद अकबर साहब को दे दें कि जी नोटिस इशू करें। आपने बड़ा अच्छा सवाल चैम्बर के लिए छोड़ दिया। मैं ख्याल में हमें यहाँ पे ब्रेक लेना है कि चैम्बर जो है इस बात पे स्टैंड ले सकता है नहीं ले सकता कि जो एसेट डिक्लेयर नहीं हुए उनकी लिस्ट जो है, फहरिस्त जो है वो हुकूमत को दे दी जाए, और जो बैंक अकाउंट्स हैं या दूसरी डिटेल्स हैं वो दी जाएं। अब चैम्बर इस पे क्या एक्शन ले सकता है ये तो चैम्बर का अपना डिसीजन होगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक तरीका है जिससे डॉक्यूमेंटेशन की तरफ बढ़ा जा सकता है। हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आके हम हाथ लेंगे और आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। शाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, और अरशद इस्लाम साहब आपका बहुत शुक्रिया। अब हम देंगे आपके सवाल का जवाब। आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। और आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। टैक्स साइकिल क्या है, उसकी क्या अहमियत है। बेसिकली टैक्स साइकिल जो है ना वो बड़ा नया कॉन्सेप्ट है, और ये लोगों को समझना चाहिए जो बात लोग कर रहे होते हैं कि हमें टैक्स देने का फ़ायदा क्या है। ये साइकिल ही है, बिकॉज टैक्स जब आपकी जेब से निकलता है तो इसको वापस भी आना था सहूलत की सूरत में। ये ऐसा नहीं है कि आप टैक्स दे रहे हैं और वो कहीं जाके जमा हो रहा है या कहीं जाके खर्च हो रहा है, इसको रिटर्न होता है। जब तक ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, टैक्स निज़ाम मजबूत नहीं होगा, इसमें सोशल जस्टिस नहीं होगा, लोगों के पास मराद नहीं आएंगे, लोगों को सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, लोगों को यह एहसास नहीं होगा यार हमने टैक्स जो दिया है वो वापस हमारे पास आ गया है। तो ये साइकिल कंप्लीट करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि वो टैक्स, क्योंकि टैक्स वो कलेक्ट करते हैं, और टैक्स कलेक्ट करने के बाद उनको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने स्पेंड कहाँ किया, उन्होंने किस मिनिस्ट्री में स्पेंड किया, उन्होंने क्या मराद दी, सेहत की, तालीम की, सफरी सहूलत की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, और ये एक एक पैसा जो है अकाउंट फॉर होना चाहिए। ये पैसा जो है लोगों की अमानत होती है और इसको माल मुफ्त दिल बेरहम की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये साइकिल पाकिस्तान में इनकम्प्लीट है। जिस दिन ये साइकिल कंप्लीट हो गया उस दिन पाकिस्तान का निज़ाम जो है, टैक्स निज़ाम आगे बढ़ने लगेगा, लोगों को मराद नजर आने लगेंगी, लोगों को सहूलतें मिलने लगेंगी, तालीमी निज़ाम बेहतर होगा, सेहत भी बेहतर, निज़ाम बेहतर होगा, और लोगों को एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द स्टेट एंड द पीपल वो और स्ट्रांग होगा। हमारा दूसरा सवाल, मैं अपनी सेहत, तालीम, सफरी सहूलत खुद खरीदता हूँ तो फिर टैक्स क्यों दूँ। देखिए ये वो सवाल है जो हम बार बार ये बात कहते हैं कि लोगों के जहनों में बार बार ये बात आती है कि मैं टैक्स भी दूँ। जब मैं उनसे कहता हूँ आप टैक्स दें, कि मैं टैक्स भी दूँ, मैं अपनी सेहत की सहूलत भी खरीदूँ, मैं अपनी तालीम, बच्चों के लिए तालीम भी खरीदूँ, मैं अपनी सफरी सहूलत भी खरीदूँ। तो जब मैं ये सब चीज़ें खरीद ही रहा हूँ, क्योंकि ये टैक्स के जरिए मुझे मुफ्त में मिलनी चाहिए, टैक्स मैं देता इसीलिए हूँ कि सहूलतें मुझे रिटर्न में मुफ्त में मिलें, और ये चीज़ पाकिस्तान में मिसिंग है। इसको कोई हुकूमत इस पर काम नहीं कर रही, कोई हुकूमत ने इस पर प्लानिंग नहीं की, किसी भी हुकूमत ने, जितनी हुकूमतें आई, मौजूदा हुकूमत भी की प्लानिंग, 2 साल हो गए नज़र नहीं आ रही। सिर्फ IMF के जो बजट के मामलात हैं उनको पूरा किया जाता है, उनकी रिपोर्टें बनाई जाती हैं, उनको एड्रेस किया जाता है, लेकिन कहीं ये एक्सरसाइज नहीं की जाती कि जो पैसा ले जा रहा है जिस इलाके से वो उनको वापस दिया जाए। हमें कॉलर ने ज्वाइन किया, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी हैदराबाद से आरिफ मेमन बात कर रहा हूँ भाई। कहाँ से बात कर रहे हैं? हैदराबाद से जनाब। जी जी
बताइए। बताने का मकसद ये है कि जो लोग जो अपने बिजनेसमैन जो है टैक्स नेट में आते क्यों नहीं है जी। इससे पहले जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें ये बात हो रही थी ना, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो सिस्टम है उसको ईज करें, ठीक है, टैक्स रिटर्न की फाइलिंग को ईज करें। अगर उसके अंदर कोई माइनर सी गलतियां होती हैं तो उसको उस तरीके से करें कि जो है वापस उनका काम फटाफट हो जाए। अब उसके लिए इतनी एप्लीकेशन देना, रिवाइज, फिर उसके बाद वो इस्लामाबाद जाता है, पता नहीं कितनी फॉर्मेलिटीज के बाद कहीं जाके वो सेट होता है। इसी तरीके से एडवांस टैक्स के मसले हैं, 6 महीने में रिटर्न दाखिल करना है, उसके लिए सिर्फ 10-15 दिन दिए जाते हैं, उसके अंदर भी आपको पता है परेशानियां हैं इतनी। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि अगर आपको टैक्स नेट बढ़ाना है, लोगों को लाना है इस नेट में, तो मेहरबानी करके जो एफपीआर का सिस्टम है, जो प्राल का सिस्टम है, उसमें थोड़ा सा ईज पैदा करें। ठीक है ना। तो मैं ये बिल्कुल आपका सही सजेशन, हमने बारह आप बिल्कुल आपको पॉइंट आ गया, हमने बहुत शुक्रिया आपका, आपका पॉइंट आ गया और बड़ा वैलिड पॉइंट है, इसलिए कि हमने 12 अपने प्रोग्राम में कहा ये ईज करना हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लोगों को ये एहसास हो कि टैक्स रिटर्न फाइल करना कोई हैसल नहीं है, इसके बाद मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है हुकूमत की जिम्मेदारी है और उस पर कितना काम हुकूमत ने किया है नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये जरूरी है और इसी तरह टैक्स का निज़ाम और टैक्स फाइलर के नंबर बढ़ेंगे। हमारा सवाल नंबर 3 है, टैक्स निज़ाम की मजबूती का क्या फ़ायदा। हम बात अभी यही कर रहे थे, टैक्स निज़ाम मजबूत होगा तो ये जो आप गुर्बत और हैव नॉट का जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा, क्योंकि टैक्स कलेक्ट किया जाता है उन लोगों से जिनके पास इनकम होती है, जिनके पास रेवेन्यूज होते हैं, उनसे टैक्स लिया जाता है, और वो लोग जो माशरे की सोसाइटी टैक्स जिनके पास कम आमदनी वाले लोग होते हैं वो उससे भी बेनिफिट होता है, बिकॉज जब तालीमी निज़ाम बेहतर होगा तो सबके लिए फ्री होगा, जब सेहत का निज़ाम बेहतर होगा तो सबके लिए फ्री होगा, जब सफरी सहूलत बेहतर होगी तो सबके लिए कम खर्चे पे होगी, तो ये जो है आम आदमी उससे बेनिफिट हो जाएगा। तो पर्पज़ ये है कि जब टैक्स निज़ाम मजबूत होगा, टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होंगे लोग, और जब सही रेवेन्यू कलेक्ट होगा तो आम आदमी पे स्पेंडिंग भी होगी, तो उससे उसको नजर आएगा कि ये जो है मुझे फायदा हो रहा है। आज का चौथा सवाल है, पाकिस्तान अवाम चैरिटी और डोनेशन में बहुत आगे मगर टैक्स देने में पीछे क्यों है। देखिए ये बड़ा सेंसिटिव मसला है और लोग चैरिटी देने में, इनका राइट है चैरिटी देना, लेकिन बात यह है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि चैरिटी देने का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, चैरिटी देने में आप एक दफ़ा दे के दूसरी दफ़ा देने ना दें। टैक्स में अगर आप एक दफ़ा आएंगे तो ये टैक्स निज़ाम का एक मैकेनिज्म है कि आपको हर साल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर रिटर्न आप नहीं फाइल कर रहे तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि जी आप क्यों नहीं रिटर्न फाइल कर रहे, क्या आमदनी हो गई, आपने कहाँ से अपने अखराजात मीट किए, इस साल आप कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं अगर टैक्स में नहीं दे रहे। तो ये जो चीज़ है ना, इससे पाकिस्तान की अवाम अभी तक पूरी तरह इसको अडॉप्ट नहीं कर सकी। वो कहते हैं कि जी हमसे पूछा क्यों गया, ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ये उनको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं पूरे साल में कोई आमदनी दिखा रहा हूं तो जस्टिफाइड स्टेट पूछे कि मैं खर्चा कहां से कर रहा हूं। आज का 5वां एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है और कहां से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम जुनेद है, उकाड़ा से बात कर रहा हूँ। जी जुनेद साहब बताइए, आपका क्या सवाल है? सर मेरा टैक्स कलेक्शन के बारे में मेरा ये सवाल है कि हम बिजनेसमैन को तो पकड़ते हैं या कोई भी कारोबार है, कंस्ट्रक्शन है या कुछ भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन हम ऐसे कारोबार को नहीं पकड़ते या नहीं देखते जो छोटे छोटे कारोबार हैं जिनमें जो जो मुनाफे की शरह है वो बहुत ज्यादा है। मिसाल हम छोटा सा भी कोई कारोबार देखते हैं जिसके बारे में मतलब कोई जूस पॉइंट है, उसकी डेली की सेल लाखों करोड़ों रुपए में जा रही है। एक दही बल्ले वाली शॉप है, उसकी सेल लाखों रुपए में जा रही है। हम जो टैक्स का कलेक्शन का सर्कल है उसको बहुत स्लो किया हुआ है। लोग ऐसे बिल्कुल सही, आपकी बात सही है। यहाँ पे बड़े अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपकी बात आगे, मैं अनऑर्गेनाइज आपकी बात बहुत वैलिड है। बड़े ऐसे लोग कारोबार कर रहे हैं जिसमें बहुत आमदनी है उनकी, लेकिन मसला ये है कि वो डॉक्यूमेंट नहीं है और एफबीआर का उनके तक एक्सेस नहीं है। ये जो चीज़ है, और जब ये बातें होती हैं हमेशा उस पर एक वावेला होता है और वो वावेला होने के बाद एक ह्यूमन क्राई होता है और उसके बाद वो बात दब जाती है। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि ये इसको हर एक को देखना चाहिए। कम या ज्यादा टैक्स इशू नहीं है, इशू ये है कि सब डॉक्यूमेंट हो। तो मेरे ख्याल में ये बात लोगों के जहन में होनी चाहिए कि टैक्स देना है। टैक्स से आप बरूज़िम्मा नहीं हो सकते, क्योंकि टैक्स आप अपने लिए दे रहे हैं, टैक्स आप अपनी आने वाली जनरेशन के लिए दे रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम कि आप अपने जहन में ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आप एक्सेप्ट कर लें कि टैक्स दिए बगैर गुजारा नहीं है और टैक्स दिए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आप हमें सवाल भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पे, और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि आप क्या समझते हैं कि किस तरह का
डॉक्यूमेंटेशन की जा सकती है, किस तरह लोगों को जो है ना इस टैक्स निज़ाम में, टैक्स सिस्टम में लाया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मजबूत टैक्स निज़ाम, मजबूत पाकिस्तान, अल्लाह ने के बान।